हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मोनिशा को बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट बनाने के लिए अवार्ड मिलने जा रहा था, क्योंकि पूरे भारत में उसके प्रोडक्ट को जनता द्वारा बेहद पसंद किया गया था। मोनिशा अपनी सास और पति के साथ फंक्शन में जाती है, जहां उसे सम्मानित किया जाता है। मोनिशा को स्टेज पर बुलाया जाता है और उसके हाथों में ट्रॉफी दी जाती है। तभी वहां मौजूद रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर मोनिशा से बोलती है, मोनिशा मैडम, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं। आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप एक शादीशुदा लड़की हैं। ऐसा लगता है जैसे आप कोई कॉलेज की फर्स्ट ईयर गर्ल हैं। मैडम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप यहाँ आज इस मुकाम तक कैसे आई? थैंक यू। ये सवाल सच में बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं अपनी स्किन केयर की आदत को हमेशा ही फॉलो करती थी, पर मैंने सोचा कि क्यों ना अगर मैं इसका बेनिफिट ले रही हूँ तो बाकी सबको भी दिया जाए। आखिर सुंदर दिखना तो लड़कियों का मौलिक अधिकार होता है। तो चलिए मैं आपको अपनी नेम से फेम तक की छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मोनिशा एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी, जिसे हमेशा से ही खुद को अपडेट रखने का बहुत शौक था। उसकी त्वचा शीशे की तरह चमकदार और रुई की तरह मुलायम थी, जो कोई भी उसे देखता तो बस देखता रह जाता। ऐसे ही एक दिन मोनिशा अपनी डेली स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हुए बेसन, हल्दी, नींबू और दही मिलाकर फेस पैक तैयार करती है और अपने चेहरे पर लगा लेती है। तभी वहाँ उसकी माँ नीलम आती है, जो उसे देखकर बोलती है, अरे ये क्या तू अपने मुंह पे टट्टी लगा के घूम रही है? कुछ भी मत बोलो माँ, बेसन का लेप लगाया है ताकि मेरी स्किन ग्लोइंग दिखे। अरे कितना निखरेगी, पहले ही इतनी सुंदर है। ये ज्यादा अंट शंट चीजें मत लगाया कर, वरना जो है उससे भी हाथ धो बैठेगी। माँ मुझे कुछ नहीं होगा। अरे सब कुछ हर्बल यूज करती हूँ। बाहर जाके 2,500-3,000 हजार के महंगे महंगे फेशियल तो नहीं करवाती ना। आप गुस्सा क्यों हो रही हो? भगवान, ये लड़की तो बाप के बाप को पकड़ती है। जितना बोला है उतना किया कर, समझ गई? इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है और मोनिशा आराम से अपनी आँखों पर खीरे रखकर फेस पैक के सूखने का वेट करती है। आधे घंटे बाद जब उसका फेस पैक सूख जाता है, तो वो उसे धोकर शीशे में अपना चेहरा देखती है और अपने गालों को छूते हुए बोलती है, हाय हाय कितनी चमक रही है मेरी स्किन। लव यू बेबी। अब जल्दी से मैं अपना होममेड राइस वाला सीरम लगा लेती हूँ ताकि मेरी ब्यूटी में और चमक आ जाए। इतना कहकर मोनिशा जल्दी से अपने चेहरे पर उसका खुद का बनाया हुआ राइस का सीरम लगाती है और मसाज करने लगती है, जिसके बाद वो आराम से सो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और मोनिशा अपनी स्किन को हेल्थी रखने के लिए अच्छा लाइफस्टाइल भी फॉलो करती है, जिससे उसकी स्किन और ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो रेडी होकर अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है। तभी उसकी एक दोस्त सपना उसके पास आकर बोलती है, वाओ व्हाट अ ग्लोइंग स्किन। ये लव है या डव है? ये ना लव है ना डव है, ये है मेरी ही नेचुरल स्किन, जो लगे मेकअप से भी बेहतर। दूर से तो फ्लॉलेस, पास से तो देखो जरा। छू कर देख लो, टिश्यू पेपर से साफ करके देख लो, तब भी यकीन ना हो तो मुंह धोकर दिखा दूं। मोनिशा की बात सुनकर सपना जल्दी से अपना पॉकेट से रुमाल निकालती है और अपनी पानी की बोतल से उस पर पानी गिराकर उसे गीला कर देती है और फिर उससे मोनिशा की चिक्स और बाकी के चेहरे को साफ करती है। और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि मोनिशा की स्किन पर सच में कोई मेकअप नहीं था और वो बोलती है, अरे वाह यार, तू तो सच में कितनी खूबसूरत है, तुझे कभी किसी की नजर ना लगे। अरे चिंता मत कर, मुझे किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। यार मैं कह रही थी कि तेरी स्किन इतनी अच्छी है कि तू ना अपना YouTube चैनल बना ले और अपने इस रूटीन को बाकी सबके साथ भी शेयर कर, भला हो जाएगा हम जैसे गरीबों का। तेरी बात में दम तो है लड़की। चल एक काम कर, कल मेरे घर आ जाइयो, पहला वीडियो शूट करते हैं हम। ऐसे ही दोनों सहेलियां बातें करते करते कॉलेज में अपना दिन बिताती हैं और अगले दिन सपना दोपहर में मोनिशा के घर जाती है, जहां उसने वीडियो शूट करने की सारी तैयारी की होती है। उसकी पहली वीडियो स्किन को कैसे हाइड्रेट रखा जाए इस विषय पर थी, जिसके लिए उसने सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले ही जमा करके रखा हुआ था, जैसे एलोवेरा,
राइस वाटर, विटामिन ई कैप्सूल जैसी बाकी चीजें। साथ ही वो अच्छे बैकग्राउंड के लिए रूम को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देती है, जिसके बाद सपना कैमरा लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिशा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज मैं आपको स्किन हाइड्रेट कैसे रख सकते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो आप सभी अगर अपनी स्किन से प्यार करती हैं तो आपके पास एलोवेरा होना तो बड़ा ही लाजमी है। बस आपको करना ये है कि 1 चम्मच एलोवेरा में आपको 1 विटामिन ई का कैप्सूल मिलाना है, उनको अच्छे से मैश करना है और जब ये एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए तो रात को सोने से पहले अपने चेहरे को फेस वॉश से वॉश करना है और उसके बाद इसे अप्लाई करना है। और अगले दिन मॉर्निंग में उठकर आपको हल्के गर्म पानी से अपना चेहरा धोना है। ट्रस्ट मी गाइस, 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी स्किन एकदम ग्लास स्किन जैसी लगने लगेगी। इतना बोलकर दोनों दोस्त वीडियो को कंप्लीट करते हैं और उसे एडिट करके अपलोड कर देते हैं। वक्त बीतता जाता है और मोनिशा आए दिन ऐसे ही स्किन केयर के वीडियोस बना कर अपलोड किया करती और लोगों द्वारा उसकी वीडियो को काफी पसंद किया जाता था और धीरे धीरे उसके चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ते जाते हैं और लोग उसे बहुत ज्यादा जानने लगते हैं। अब वो कहीं भी जाती तो लोग उसे पहचान जाया करते और उसके साथ सेल्फी लिया करते। ऐसे ही एक दिन वो मेट्रो से घर जा रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात एक आरव नाम के लड़के से होती है, जो कि डेली उसकी वीडियोस को देखा करता था। साथ ही वो उसका बहुत बड़ा फैन भी था। वो उसे देखकर उसके पास जाकर बोलता है, हेलो मैडम, आप मोनिशा है ना, लव योर स्किन वाली? जी मैं वही हूँ। और आप? जी मैं आरव हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। कूलर, पंखा, एसी सब हूँ। प्लीज क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? जी जरूर। इतना कहकर आरव जल्दी से मोनिशा के साथ फोटो क्लिक करता है और बोलता है, मैडम आप सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। आप जितनी खूबसूरत यूट्यूब पर नजर आती है ना, उससे कहीं ज्यादा रियल में लगती हैं। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? मैं पक्का आपको परेशान नहीं करूँगा। प्लीज मैडम, प्लीज। ओके, लगता है आप तो जबरा फैन बन गए हैं। लाइए अपना फोन दीजिए, मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ। आरव जल्दी से अपना फोन निकालकर मोनिशा को दे देता है और वो उसकी फोन में अपना नंबर सेव कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद आरव खुशी से डांस करने लगता है। मोनिशा जैसे ही उसे पलट कर देखती है, वो जोरों से हंसने लगती है और ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। अब आरव और मोनिशा के बीच बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और अपने घर वालों को अपने रिश्ते की सच्चाई बताकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भी मोनिशा अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखती थी, जिसके चलते उसकी सास कुसुम और आसपास के लोग भी उसकी चमकी हुई त्वचा की तारीफ किया करते थे। ऐसे ही एक दिन सभी लोग हॉल में बैठकर शाम की चाय का मजा ले रहे होते हैं। साथ ही मोनिशा अपनी वीडियोस पर आए हुए कमेंट अपनी सास को सुना रही होती है। तभी मोनिशा बोलती है, माँ जी देखिए ना, मेरे एक फैन ने लिखा है कि मैडम आप अपने खुद के ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दीजिए। हम आपकी रेमेडीज को अपने घर पर ट्राई करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। हमें बहुत बेनिफिट होता है और हमारी तरह हम और लोगों को भी बेनिफिट देना चाहते हैं, वो भी आपके प्रोडक्ट के थ्रू। तो आप बस पहल कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। अरे वाह, ये आइडिया तो सच में बहुत अच्छा है मोनिशा। मैं और माँ जी भी इसमें तुम्हारा साथ देंगे। अगर तुम खुद का ब्यूटी ब्रांड बनाना चाहती हो तो मैं रेडी हूँ। हाँ बहू, लल्ला ठीक कह रहा है, तू ये कर ले। वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि तेरा जितना नाम होगा मुझे उतनी ही खुशी होगी। जिसके बाद मोनिशा आरव और कुसुम की मदद से अपना खुद का ब्यूटी ब्रांड बनाती है। स्किन केयर के लिए नए नए प्रोडक्ट्स बनाती है और उसे कामयाबी भी मिलती है। आज मोनिशा को बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट बनाने के लिए अवार्ड मिलने जा रहा था। पूरे भारत में उसके प्रोडक्ट्स को जनता द्वारा बहुत पसंद किया गया था। मोनिशा अपनी सास और पति के साथ फंक्शन में जाती है, जहां उसे सम्मानित किया जाता है। मोनिशा को स्टेज पर बुलाया जाता है और उसके हाथों में ट्रॉफी दी जाती है और वहां मौजूद रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर मोनिशा से बोलती है, तो बस ये थी मेरी और मेरे स्किन केयर की छोटी सी कहानी।
उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फंक्शन में मौजूद सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और तीनों खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। मोहल्ले की सभी बहुएं मिलकर मीना के घर आती हैं, जिनमें से आराध्या नाम की एक औरत मीना को आवाज लगाकर बोलती है, ओ मीना आंटी, जरा बाहर आओ। आज तुम्हारी वजह से हम सबके घरों में कलेश हो रहा है और तुम खुद बड़े आराम से अपने घर में दुबक कर बैठी हो, दूसरों के घर में आग लगाकर। आखिर किस बात पर ये सब बहुओं की टोली इकट्ठी होकर मीना के घर आई है? चलिए जानने के लिए कुछ समय पीछे जाकर देखते हैं। मीना अपने बेटे पारस की शादी करने के बाद बड़े ही आराम से जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि उसकी बहू नेहा घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभालती थी और अपनी सास की भी पूरी सेवा करती थी। सब कुछ एक अच्छी सपने की तरह चल ही रहा था। तभी एक दिन मीना की दादी सास सावित्री देवी गांव से उनके घर आती है, जिसको देखकर मीना बोलती है, अरे अरे माँ जी, आप यहाँ, मेरा मतलब अकेले आई हैं? अरे खड़ी खड़ी सवाल ही करती रहेगी या मेरी पोटली भी पकड़ेगी? हाँ हाँ माँ जी, दीजिए। अरे नेहा बहू, जरा पानी लेकर आ, देख तेरी दादी सास आई है। मीना अपनी दादी सास को पकड़कर सोफे पर बैठा देती है, जिसके बाद नेहा पानी लेकर आती है और अपनी परदादी सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद सावित्री देवी बोलती है, अरे मीना, नई बहू तो बड़ी संस्कारी लाई है और दिखने में भी बड़ी सुंदर है। तुझे कहाँ मिल गई? माँ जी, बस अब मेरे कर्मों का फल है। मैंने भी कुछ पुण्य किए होंगे, तभी इतनी संस्कारी बहू मिली है। अरे तू तो रहने ही दे, तेरे कर्म तो मैं बड़े अच्छे से जानती हूँ। शादी के बाद जब तू आई थी ना, तो सास के काम को ना कहना तेरा सबसे पसंदीदा काम था। क्या माँ जी, आप भी ना? अच्छा, आप इतनी दूर से अकेली आई हैं, कोई साथ नहीं आया आपके? अरे जब घर के बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो भला उन्हें कौन देखता है इसीलिए अकेली आ गई। सोचा जिंदगी के जो 2-4 दिन बचे हैं अपने पड़पोते और बहू के साथ जी लूं। ऐसा क्यों बोलती हो दादी जी? अभी तो आपको अपने परपोते के बच्चों को भी खिलाना है। जुग जुग जियो मेरी बहू, तेरे गुणों के साथ साथ तू भी बहुत मीठी है, सदा सुखी रहो। लेकिन उसके घर में आने के बाद मीना बहुत परेशान थी, क्योंकि उसकी सास सारा दिन अपनी दादी की सेवा में ही व्यस्त रहती, जिसके कारण वो अपनी दादी सास से चिढ़कर बोलती है, ये सही है, गांव वालों ने तो इससे अपना पीछा छुड़वा लिया और हमारे यहाँ पटक दिया। ऊपर से ये बुढ़िया भी पता नहीं और कितना जिएगी। जब से आई है तब से बहू को बस अपने आसपास बिजी रखा हुआ है। मीना भी अपनी दादी सास सावित्री से परेशान होने लगी थी और दूसरी तरफ सावित्री वहां आने के बाद मोहल्ले भर के घरों में जा जाकर कभी चाय पानी तो कभी खाना खाने ही चली जाती थी, जिसके कारण अब तो पूरे मोहल्ले के लोग भी मीना की बुढ़िया सास से परेशान होने लगे थे। एक दिन सावित्री छड़ी पकड़ते हुए पड़ोस के एक घर में जाती है, जहां आराध्या और उसकी सास निर्मला रहती थी। पहले भी कई बार वो उनके घर जा चुकी थी, जिसके कारण वो उसे आता देख आराध्या अपनी सास से बोलती है, सासू माँ, वो देखो मीना की बुढ़िया सास हमारे ही घर आ रही है, फिर से चाय बनाने को कहेगी। अरे ये कैसी भाषा में बात कर रही है बहू तू? कल को जब मैं बुढ़िया हो जाऊंगी तो क्या तू मुझसे ऐसे बोलेगी? नहीं नहीं माँ जी, वो तो मैं बस। अपनी सास से फटकार सुनकर आराध्या गुस्से में मन में बोलती है, ये मीना आंटी की बुढ़िया ने पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर रखा है। इनकी वजह से हमारी सास हमको ही सुनाती है। आने दो इनको, पिलाती हूँ आज चाय। सावित्री अपनी पड़ोसन के घर जाकर बोलती है, अरे निर्मला, कैसी हो बेटा? सोचा यहाँ से गुजर रही थी तो तुमसे मिलती चलूं। यही तो दिक्कत है ना कि आप गुजरती ही नहीं, इतनी उम्र होने के बाद भी। क्या बोली निर्मला की बहू? कुछ नहीं दादी जी, आप बताओ कैसे आना हुआ? वैसे चाय पीने आई हो तो बता दो कि दूध खत्म है घर में। अरे बहू, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? हाँ, अरे वो बिना किसी काम के नहीं आ सकती क्या? ये उनका घर नहीं है? अरे दूध खत्म हो गया है तो बाहर से ले आ, लेकिन माँ जी को चाय बनाकर पिला। अरे नहीं बेटा, रहने दे। वैसे भी
आजकल के बच्चे बुजुर्गों की सेवा करते ही दुखी हो जाते हैं। मैं तो चलती हूँ। अरे माँ जी बैठिए ना। नहीं नहीं बेटी, मैं चलती हूँ। घर पे मेरी नेहा बहू इंतजार कर रही होगी। उसने तो इस बुढ़िया को सराखों पे बिठा रखा है। सावित्री निर्मला के घर से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद निर्मला अपनी बहू आराध्या को उसके गलत व्यवहार के लिए खूब खरी खोटी सुनाती है। एक शाम सावित्री अपने घर में बैठी नेहा को आवाज लगाकर बोलती है, नेहा बहू, मेरा सामान बांध दे बेटा। बड़े दिन हो गए, अब मैं चली जाऊंगी यहाँ से। पर क्यों दादी जी, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई क्या? अरे नहीं बेटा, तू तो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा बड़ा ध्यान रखती है। पर मैं जब मोहल्ले के बाकी घरों में जाती हूँ तो उनकी बहुएं मुझे देखकर गंदे गंदे मुंह बनाती हैं। जैसे तो मैं उनसे सेवा करवा लूंगी। दादी जी, आप कहीं नहीं जाओगी। अरे उनके घर में थोड़ी रह रही हो आप, और आपको मैं कहीं जाने भी नहीं दूंगी। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मीना ये सब सुन ही रही होती है और अपनी बहू को कोसते हुए बोलती है, अरे बहू भी ना दिमाग घुटनों में लेकर आई है। अरे ये बुढ़िया जाना चाहती है तो जाने क्यों नहीं दे रही। मीना अपनी बहू को कोसते हुए सबके सामने आती है और बोलती है, अरे बहू, जब माँ जी जाना चाहती है तो जाने देना उनको। नहीं माँ जी, दादी जी यहीं रहेंगी। एक तरफ नेहा अपनी दादी सास को प्यार करती थी, तो दूसरी तरफ पूरे मोहल्ले की बहुएं इस बुढ़िया से परेशान हो गई थी। इसीलिए वो सब इकट्ठी होकर मीना के घर आती है और उनमें से आराध्या उन सब की तरफ से मीना को आवाज लगाकर बोलती है, ओ मीना आंटी, जरा बाहर आओ। आज तुम्हारी वजह से हम सबके घरों में कलेश हो रहा है और तुम खुद बड़े आराम से घर में दुबक कर बैठी हो। अरे दूसरों के घर में आग लगाकर कैसे अपने घर में घुसकर बैठी हो? अंदर बैठी मीना जैसे ही सबकी आवाज सुनती है तो बाहर आकर देखती है कि उसके मोहल्ले की बहुएं उसके घर के बाहर खड़ी है। ये देखकर वो उनसे बोलती है, क्या हुआ, तुम सब ऐसे भीड़ इकट्ठी क्यों करके खड़े हो मेरे घर के आगे? जब परेशान आपकी वजह से हैं तो यहीं आएंगे ना। अरे वो आपकी बुढ़िया सास ने पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर रखा है। क्यों, क्या किया माँ जी ने? एक तो हमारे घर चाय पीने आएंगी, ऊपर से हमारी ही सासों को भड़काती हैं कि आजकल के बच्चे बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, जिसके कारण हमारी सास हमें ताने मार मार कर जीने नहीं देती। अरे इस वजह से तो मैं खुद कितनी परेशान हूँ। बाहर से आवाजें सुनकर नेहा और सावित्री भी बाहर आ जाते हैं, जहाँ सावित्री सबकी बातें सुनकर आंखों में आंसू भर लेती है, लेकिन नेहा उसको चुप करवाते हुए सबसे बोलती है, अरे शर्म करो आप सब। एक बुजुर्ग औरत की आपके घर आने से आपको दिक्कत होने लगी। क्या आप सब पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे? हाँ होंगे तो ऐसे हर किसी के घर में जाकर कलेश नहीं मचाएंगे, जैसा तुम्हारी इस बुढ़िया ने मचाया हुआ है। पहले तो अपनी जुबान संभाल कर बात करो आराध्या। मेरी दादी सास के खिलाफ मैं कोई गलत शब्द नहीं सुनूंगी। और जो तुम कह रही हो ना कि तुम ऐसी नहीं होगी, तो बता दूं, बुढ़ापे में आकर दिमाग बच्चों जैसा हो जाता है। बुजुर्ग भी हमसे एक बच्चे की तरह केयर चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। क्या इतना देना भी मुमकिन नहीं है तुम लोगों के लिए? अगर हाँ तो भगवान करे तुम लोग भी इसी मंजर से गुजरो, ताकि तुम्हें पता लगे जब अपने ही घर में अपने ही बच्चे जब आपके बूढ़े होने पर बोझ समझे तो कैसा लगता है। नेहा की बातें सुनकर सभी की आंखें शर्म से झुक जाती है। कोई उसके सामने कुछ बोलने लायक नहीं बचता। उसकी सास मीना को भी इस चीज का पछतावा हुआ, जिसके बाद वो बोलती है, सही कहा तूने बहू, इन सब का तो पता नहीं, लेकिन आज तेरी बातों ने मेरी आंखें जरूर खोल दी है। अब माँ जी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नेहा के साथ साथ मैं भी आपकी सेवा करके पुण्य कमाऊंगी। नेहा की वजह से सबको अपनी गलती का एहसास होता है और वो ये समझ जाते हैं कि बुजुर्गों से पीछा छुड़ाया नहीं जाता, बल्कि उनको उम्र के इस दोराहे पर प्यार और सम्मान दिया जाता है। त्रिशा एक मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी लड़की थी और वो अपने कॉलेज की भी एक अच्छी स्टूडेंट थी। वो किसी से भी फालतू बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और बस अपने काम से ही काम रखा करती थी। एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड टीना उसे बोलती है, त्रिशा, तूने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया ना? क्या तू कंप्लीट करने की बात कर रही है? अरे मैंने तो कंप्लीट करके सबमिट भी करवा दिया। क्यों, तुझे कुछ टेपना था क्या उसमें से? ऐसा मत बोल यार, माना मैं प्रोजेक्ट तेरी हेल्प से बनाती हूँ,
लेकिन इस बार मैंने खुद ही प्रोजेक्ट बनाया है। अच्छा तो सुनना, नेक्स्ट वीक ना मैं मेरी स्कूल फ्रेंड के साथ क्लब जा रही हूँ, क्या बोलती है, चलेगी तू? मैं क्या करूँगी यार वहाँ जाकर? हवन करियो। अरे यार एंजॉय करेगी और क्या, और वैसे भी तू कभी क्लब नहीं गई तो चलना, दुनिया में कितना कुछ है एंजॉय करने को, पर तू है कि घर से कॉलेज, कॉलेज से घर तक ही बंधी रहती है। ओहो, अब इतना लेक्चर मत दे, चल दूंगी तेरे साथ। खुश? खुश? मेरी जान बहुत खुश। चल अब फिलहाल तो घर चलते हैं। इतना कहकर दोनों घर चली जाती हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और संडे की सुबह त्रिशा तैयार होकर अपनी माँ हेमा से बोलती है, माँ कुछ खाने को दे दो। इधर आ, संडे के दिन कॉलेज में झाड़ू पोछा करने जा रही है क्या? माँ क्यों मजाक कर रही हो? मैं कॉलेज नहीं बल्कि टीना के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। पर बेटा एक संडे का दिन ही तो होता है रेस्ट करने का, बाकी दिन तो तू कॉलेज में ही रहती है, क्या जरूरत है कहीं जाने की? माँ मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं हर बार उसे मना कर देती हूँ, तो सोचा इस बार हाँ कर देती हूँ। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ, बाय। अरे सुन, ये तो बताती जा कि कहाँ जा रही है। ये लड़की भी ना। अपनी माँ की बात सुने बिना त्रिशा वहाँ से चली जाती है और टीना के घर पहुँचती है, जहाँ उसकी बाकी सहेलियाँ भी आई हुई थी और सभी शॉर्ट्स में होती हैं। और त्रिशा को सूट पहना देखकर टीना की एक फ्रेंड बोलती है, अरे टीना, ये पहली बार क्लब जा रही है क्या? ये क्या सूट पहन कर आ गई है? ये ऐसे नहीं जा सकती हमारे साथ। डोंट वरी यार, मैं ही इसे तैयार कर देती हूँ, बस थोड़ा टाइम लगेगा। इतना बोलकर टीना त्रिशा को कमरे में लेकर जाती है और कुछ देर बाद जब त्रिशा बाहर आती है तो सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि टीना की दी हुई ड्रेस में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जिसके बाद सभी क्लब जाते हैं, जहाँ की रंग बिरंगी लाइट्स, म्यूजिक और बाकी लोगों को देखकर वो भी सबके साथ एंजॉय करने लगती है। डांस करने के बाद वो सारे हुक्का बार में जाते हैं, जहाँ वो सभी हुक्का पीते हैं। और तभी टीना त्रिशा से बोलती है, ओए ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है, ले तू भी ट्राई कर एक बार। यार तूने तो बोला था कि क्लब जाएंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन तुम तो यहाँ हुक्का बार में आ गए और यहाँ आकर हुक्का पीने लगे। तुझे पता भी है ये भी एक तरीके का नशा होता है। डोंट वरी त्रिशा, ये फ्लेवर वाला हुक्का है, इसको पीकर कोई नशा नहीं होने वाला। एटलीस्ट एक बार तुम ट्राई तो करो। सबके कहने पर त्रिशा हुक्का पीने लगती है। पहली बार में तो वो बहुत खांसती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे मजा आने लगता है और वो बड़े आराम से हुक्के को एंजॉय करती है, जिससे उसे थोड़ा थोड़ा नशा भी होने लगता है और वो झूमने सी लगती है। और फिर सब वहाँ से निकल जाते हैं। टीना त्रिशा को संभालती हुई घर ले जाती है और उसकी ये हालत देखकर हेमा बोलती है, ये क्या हो गया इसे, ये हवा में क्यों लहरा रही है? अरे सीधी खड़ी हो जा त्रिशा, कहीं इसने पीवी तो नहीं ली? और इसके कपड़ों को क्या हुआ, ये इन्हें पहनकर तो नहीं गई थी? आंटी पहले अंदर चले, मैं इसका वजन और नहीं सह सकती। हाँ हाँ अंदर आ जा। जिसके बाद वो तीनों अंदर आते हैं और हेमा उनके लिए पानी लेने किचन में चली जाती है। तभी नशे की हालत में त्रिशा टीना से बोलती है, ए टीना, तूने झूठ बोला था ना कि हुक्के में कोई नशा नहीं होता, पर देख तेरा यही हुक्का पीकर मैं कैसे झूम रही हूँ। आज लाइफ में पहली बार मैंने इसे पिया है और पीकर मजा ही आ गया। धीरे बोल यार, तेरे मजे के चक्कर में अभी तेरी माँ को मैं क्या जवाब दूँ, समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, कुछ बोलने से अच्छा है कि मैं आंटी के आने से पहले यहाँ से निकल ही लेती हूँ। इतना कहकर वो दबे पाँव वहाँ से निकल जाती है। जब हेमा पानी लेकर आती है तो टीना को वो वहाँ नहीं देखती और त्रिशा भी सोफे पर सो चुकी होती है। अगले दिन जब त्रिशा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि हेमा अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उसे घूर रही है और उसे अचानक से देखकर त्रिशा बोलती है, ओहो माँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसे सोते हुए इंसान को कौन घूर घूर के देखता है? पहले ये बता कि कल कहाँ गई थी और नशा क्यों किया था तूने? अरे माँ, मैंने कोई नशा नहीं किया, मैं बस टीना के साथ क्लब गई थी। वहाँ मैंने फ्लेवर वाला हुक्का पिया था। हाँ, पहली बार पिया था तो थोड़ा सा झूम गई थी। देखो तो जरा इस लड़की को, फ्लेवर वाला हुक्का तो ऐसे कह रही है जैसे कोई अच्छी चीज हो। देख त्रिशा, अगर दोबारा तूने ऐसा किया ना तो तेरे टांगे तोड़कर रख दूंगी, कह देती हूँ। अरे पर माँ, बस कह दिया ना, आगे कुछ नहीं सुनना मुझे, समझी? इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं
और त्रिशा को हुक्का पीने की आदत सी लग जाती है और वो हर वीकेंड हेमा से कोई न कोई बहाना बनाकर हुक्का बार जाकर हुक्का पिया करती और टीना के घर ही सो जाया करती थी ताकि उसकी माँ को उसकी इस आदत का पता न चल पाए। और ऐसे ही एक दिन वो हुक्का बार में हुक्का पी रही होती है कि तभी उसकी नजर वहीं बैठकर हुक्का पीते रोमिल पर जाती है, जो कि उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। तभी त्रिशा उसके पास जाकर बोलती है, ए मिस्टर, आके फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? आज से पहले कभी किसी लड़की को हुक्का पीते हुए नहीं देखा क्या? कब से देख रही हूँ, देखे ही जा रहे हो। अब क्या ही कहूँ मोहतरमा, आप हुक्के के नशे में हैं और मुझे आपको देखकर ही नशा हो गया। अच्छा, फिर तो इसमें आपका बहुत फायदा है, क्योंकि इस नशे से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। और दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और पहली मुलाकात में ही अपना दिल एक दूसरे को दे बैठते हैं, जिसके बाद वो लोग आपस में मिलने लगते हैं, कभी क्लब में तो कभी हुक्का बार में। ऐसे ही समय बीतता जाता है और दोनों अपने पेरेंट्स को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं और उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ समय के लिए उसका हुक्का पीना छूट जाता है, लेकिन एक दिन जब वो बाजार जाती है तो एक बर्तन की दुकान पर हुक्का देखकर उसे खरीद लेती है और घर आकर खुद ही देसी हुक्का बनाती है और अपने कमरे में अंधेरा करके बिल्कुल हुक्का बार वाला माहौल बनाकर हुक्का पीने लगती है। उसी वक्त उसकी सास कावेरी वहाँ आती है और उसे हुक्का पीता देखकर हैरान हो जाती है और कमरे की लाइट्स को ऑन करके बोलती है, बहू, ये सब क्या है? तूने कमरे में इतना धुआं धुआं क्यों कर रखा है? ऊपर से दरवाजा बंद करके बैठी है। अरे मरना है क्या? सासू माँ, आपने देखा आपकी बहू कितनी टैलेंटेड है, अपने कमरे को ही हुक्का बार बना डाला। तेरा प्यार 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 हुक्का बार। हुक्का बार? निकल तू मेरे घर से बाहर। कावेरी गुस्से में बोल ही रही होती है कि तभी रोमिल वहाँ आता है और त्रिशा को ऐसे देखकर उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, लगता है इससे अभी कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, आप शांत हो जाइए, मैं संभालता हूँ। सत्यानाश हो इस कर्मजली का, पूरे घर में धुआं धुआं कर दिया। एक काम कर रोमिल बेटा, तू जाकर जल्दी से सारे खिड़की दरवाजे खोल दे, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इतना कहकर वो चली जाती है और रोमिल वैसा ही करता है। अगले दिन जब त्रिशा उठती है तो कावेरी उसे खूब खरी खोटी सुनाती है, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिसके बाद वो घर में तो नहीं लेकिन अपनी सहेली टीना के घर जाकर हुक्का पिया करती थी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वो छत से नीचे उतर रही होती है कि तभी उसकी सांस फूलने लगती है और वो पानी पीने के लिए ग्लास उठाती है तो उसके हाथ से ग्लास छूटकर गिर जाता है। तभी रोमिल और कावेरी भी वहाँ आते हैं और उसकी ऐसी हालत देखकर कावेरी बोलती है, अरे क्या हो गया? हाफ क्यों रही है? सासू माँ, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कुछ भी काम करती हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है। तुम चिंता मत करो माँ, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। इतना कहकर वो उसे क्लिनिक लेकर जाते हैं और जहाँ डॉक्टर उसकी इस हालत को देखकर बोलता है, ये अस्थमा के शुरुआती लक्षण है, ये ज्यादा ना बढ़े, इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा और किसी भी प्रकार का नशा या धूम्रपान करने से बचना होगा, वरना आगे जाकर ये खतरनाक भी हो सकता है। ये सुनकर त्रिशा का सर नीचे झुक जाता है और वो रोमिल को टीना के घर जाकर हुक्का पीने वाली बात बता देती है। ये सब सुनकर रोमिल बोलता है, तो इसी वजह से आज तुम्हारी ये हालत है। तो क्या सोचा तुमने, अपनी हालत तुम इसी तरह बिगाड़ती रहोगी या अब हुक्का पीना बंद भी करोगी? माफ कर दीजिए रोमिल जी, मैंने आपकी और सासू माँ की बात ना मानकर खुद को ही नुकसान पहुँचाया। अब से मैं कभी हुक्का नहीं पीऊंगी। और जिसके बाद रोमिल उसे गले से लगा लेता है और दोनों घर आ जाते हैं। लेकिन रोमिल कावेरी को त्रिशा के अभी भी हुक्का पीने के बारे में कुछ नहीं बताता और त्रिशा को कमजोरी के कारण ऐसा हुआ है ये बोल देता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और त्रिशा की दवाई चलती रहती है और कुछ ही समय में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद उसका हुक्का पीने का शौक हमेशा के लिए छूट जाता है।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।